फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सत्यम कुमार और आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एक सेक्शन लेकर, जिसको मैं आप लोगों के साथ मिलकर उस पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। वोकैब सेक्शन के साथ साथ जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसको भी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उसका एनालाइज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको हम बताते चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस एडिटोरियल। तो आज का जो एडिटोरियल का जो टॉपिक है दैट इज फुल्ली रिलेटेड ऑन वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है 6 अगस्त को, उसी पे है और देखेंगे कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। जो बीजेपी, जो कांग्रेस एक दूसरे में सियासी दांव खेल रही है, तो जो दाव है किनके पक्ष में होगा, किनको सपोर्ट करेगा, इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। बहुत सारे फैक्ट्स भी इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए दैट फैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वन फॉर फार्मर्स को देखते हुए बीजेपी ने एक सियासी दाव खेला है और वो दाव ये है कि जगदीप धनखड़ जो हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नॉमिनेशन उनका होगा बीजेपी के द्वारा। वही बात की जाए जब कांग्रेस दैट इज अपोजिशन की, तो उन्होंने मार्गरेट एल्वा को नॉमिनी बनाए हैं वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। तो ऑन द नॉमिनेशन ऑफ जगदीप धनखड़ फॉर वाइस प्रेसिडेंट मेनली जो फोकस्ड है ये आर्टिकल कि जो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होने वाला है, तो उस नॉमिनेशन पे जगदीप धनखड़ का जो नॉमिनेशन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, उसी से रिलेटेड ये फुल्ली आर्टिकल है। और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जो बीजेपी जगदीप धनखड़ को नॉमिनेट करना चाहती है, उससे बीजेपी वांट्स टू एश्योर द पीपल, मेनली द फार्मर्स ऑफ इंडिया, दैट भाजपा इज द सपोर्टर ऑफ फार्मर। लोगों को यह दिलासा देना चाहती है, किसानों को यह दिलासा देना चाहती है कि भाजपा जो है एक किसानों का समर्थक है और रहा है। ओके, बीजेपी धनखड़ की जो राजनीतिक अनुभव है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है और जो जात फैक्टर है, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है, बीजेपी के कहीं ना कहीं पक्ष में है। और इसी चलते जो बीजेपी है एक सियासी दांव खेल रही है, जगदीप धनखड़ को नॉमिनेट करके नॉमिनेशन करवाना चाहती है एम वेंकैया नायडू को सक्सीड करके वाइस प्रेसिडेंट के पद पे। और आपको बता दें कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो 6 अगस्त को होने वाला है। जब वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जो जगदीप धनखड़ हैं वो पहले 30 जुलाई 2019 को उनको गवर्नर ऑफ बंगाल के तौर पे नियुक्त किया गया था। और वहीं जो मार्गरेट एल्वा है वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान रह चुकी है। तो ये जो सरगर्मी है बहुत ही तेज हो चुकी है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। और आज मंडे को ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, जिसमें एनडीए के कैंडिडेट की तरफ से फॉर्मर झारखंड का जो गवर्नर रही द्रौपदी मुर्मू, और उनके अपोजिशन में बात की जाए तो जो कांग्रेस की ओर से फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, आज दोनों लाइन में है। देखना है कि कौन अव्वल रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इज सीकिंग टू अपीज अ डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी विद इट्स चॉइस फॉर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का जो चॉइस है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त हो, तो इस चॉइस से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपीज करना चाहती है, संतुष्ट करना चाहती है, सेटिस्फाई करना चाहती है। किनको सेटिस्फाई करना चाहती है? तो जो डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी है, जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो किसानों का कम्युनिटी है, तो उन कम्युनिटी को अपना चॉइस दिखाकर दे वांट जगदीप धनखड़ एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस बात से डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी को सेटिस्फाई करना चाहती है बीजेपी। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके जगदीप धनखड़। जब बात की जाए जगदीप धनखड़ की राजनीतिक सफर का, राजनीतिक करियर की, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर जो है जनता दल से शुरुआत की। 1989 में झुंझुनू से सांसद भी बने। बीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे। 1991 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने। 2003 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और 30 जुलाई 2019 को बंगाल के 28वें राज्यपाल के तौर पे नियुक्ति हुआ जगदीप धनखड़ का। तो ये रहा जगदीप धनखड़ जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इनका राजनीतिक सफर है ये है। आगे बढ़ते हैं। ये है मार्गरेट एल्वा जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान रह चुकी है, अपोजिशन की वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है। अब जब बात की चल रही है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो संविधान है, जो प्रावधान है हमारे संविधान में, उस पर भी चर्चा करना बनता है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से संविधान का कौन कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है।
तो द फर्स्ट वन इज आर्टिकल 63। आर्टिकल 63, जी हाँ, अनुच्छेद 63 ये कहता है कि देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये आर्टिकल 63 के द्वारा बताया जाता है। जब बात की जाए आर्टिकल 64 की, तो ये बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस होंगे। जब बात की जाए आर्टिकल 65 की, तो ये बताता है कि इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विल डू हिज वर्क। मीन्स प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट का काम, कार्यकाल, जो क्रियाकलाप है, जो काम है, वो करेंगे। जब बात की जाए आर्टिकल 66 की, तो ये इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मीन्स व्हाट वुड बी द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इससे पता चलता है आर्टिकल 66 से। जब आर्टिकल 66 की 3 की बात हो, तो ये एलिजिबिलिटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। और जो एलिजिबिलिटीज है वो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो भी कैंडिडेट होंगे, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए। जब आगे बढ़ते हैं, जब आर्टिकल 67 की बात हो, तो ये बताता है टर्म्स ऑफ ऑफिस जो 5 ईयर्स का होता है। जब आर्टिकल 67 की बी की बात हो, तो ये रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस, और ये सिंपल मेजोरिटी दैट इज 50% + 1। जब बात आर्टिकल 68 की हो, तो इसमें इलेक्शन ऑफ न्यू वाइस प्रेसिडेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म्स। ओके, मीन्स प्रीवियस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऑफिस कंप्लीट होने से पहले इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट हो जानी चाहिए। जब बात 69 की हो आर्टिकल, तो ये ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है प्रेसिडेंट के हेड में। और बात जब 71st आर्टिकल की हो, तो ये बताता है कि लेस मेंबर ऑफ प्रेजेंट अगर पार्लियामेंट में हो तो उसको पोस्टपोन जो है नहीं किया जा सकता है। तो ये बात रही कुछ भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख आर्टिकल्स की जो रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट से। इसको हमने देखा एंड दिस ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं एडिटोरियल्स को पढ़ना। एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे, ग्रामर्स को भी पॉइंट ये फोकस में रखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर्स आर क्लियरली स्टैक्ड इन फेवर ऑफ जगदीप धनखड़, द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो जगदीप धनखड़ हैं नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस का कैंडिडेट, तो जो नंबर है, जो मैथमेटिक्स है, जो कैलकुलेशन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, वो क्लियरली स्टैक्ड है, वो क्लियरली अरेंज्ड है इन अ प्रोपर वे कि जगदीप धनखड़ जो है वो पोस्ट ऑफ ऑफिस मीन्स जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जो ऑफिस है, वो बनने वाले हैं। द पोजीशन मीन्स 17 पार्टीज अटेंडेड ए ज्वाइंट मीटिंग ऑन संडे हैज अनाउंस्ड कांग्रेस लीडर मार्गरेट एल्वा एज इट्स कैंडिडेट। 17 पार्टीज जो है कांग्रेस के लोगों का मीटिंग होता है संडे को, और उस मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया जाता है बीजेपी कांग्रेस के द्वारा कि जो मार्गरेट एल्वा हैं वो नॉमिनी होंगे, उनको कैंडिडेट के तौर पे अनाउंस किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के। तो इस पैराग्राफ से हमको ये पता चला कि नेशनल जो डेमोक्रेटिक एलियंस है उनका कैंडिडेट के तौर पे, उनके कैंडिडेट के तौर पे जगदीप धनखड़ के तौर पे अनाउंसमेंट किया गया है, और वहीं कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि जो मार्गरेट एल्वा हैं उनको हम नॉमिनी बनाएंगे। आगे चलते हैं। मिस्टर धनखड़ हु ज्वाइंड द भारतीय जनता पार्टी इन 2003। मिस्टर धनखड़ जो हैं वो 2003 में भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। आफ्टर इनिशियल स्टिंट्स इन जनता दल एंड कांग्रेस, उनका जो इनिशियल स्टिंट था मीन्स इनिशियल टाइम मीन्स जो पीरियड ऑफ टाइम जो स्पेंड किया है, जहाँ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है, वो शुरुआती दौर में जनता दल और कांग्रेस में अपना जो राजनीतिक करियर है शुरुआत करते हैं। हैज़ रिमेन्ड ए लॉयल सोल्जर फॉर द पार्टी एंड इट्स करेंट लीडरशिप। उसके बावजूद भी ये एक लॉयल सोल्जर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए भी, और जो उनका करंट लीडरशिप है, जो करंट नेतृत्व है, जिस फील्ड का नेतृत्व कर रहे हैं उसके प्रति भी लॉयल रहे हैं, वफादार रहे हैं। Even the office that he currently holds, the governor of West Bengal, has not come in the way of his party loyalty. और उनके पार्टी की लॉयलिटी में अभी जो करंट में जो अभी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल हैं, तो ये भी उनके पार्टी के जो रास्ता है, उनके लॉयलिटी को जो लीड करता है, तो उस रास्ते में इनका जो गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंट में गवर्नर हैं वो भी कहीं ना दखलंदाजी नहीं किया है। He has had continuous public confrontation with the elected government led by the Trinamool Congress ममता बनर्जी। पहले भी बहुत कंटिन्यूस मिस बार लगातार कन्फ्रंटेशन कॉन्फ्लिक्ट होते आया है इलेक्टेड जो गवर्नमेंट हैं लेड बाय द तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से। जो ममता बनर्जी लेड बाय तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है ममता बनर्जी, और अभी कौन है जो गवर्नर है बंगाल के, वो
जगदीप धनखड़ हैं, तो उनके साथ बहुत सारा कन्फ्रंटेशन, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है। ऑन मेनी ओकेजन्स इट अपीयर दैट मिस्टर धनखड़ वाज प्लेइंग ए पार्टीजन रोल इन स्टेट पॉलिटिक्स इन टेंडम विद द बीजेपी। बहुत सारे अवसरों पर ऐसा भी ये चला है, ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो मिस्टर धनखड़ हैं बीजेपी के साथ साथ इन टेंडम मीन्स वर्किंग टुगेदर, मीन्स साथ साथ एक पार्टीजन रोल प्ले कर रहे होते हैं। While announcing his candidacy, the BJP has described him as a son of farmer. जब उनके कैंडिडेसी का अनाउंसमेंट हुआ था तो बीजेपी ने बताया उनको, मिस्टर धनखड़ को, सन ऑफ फार्मर, ए मच क्लिच्ड स्टिल पोटेंट लेवलिंग दैट पॉलिटिशियंस क्लेम। और ये जो बताना कि जो मिस्टर धनखड़ हैं वो एक किसान पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, ही इज अ सन ऑफ फार्मर, ये एक मच क्लिच्ड स्टिल पोटेंट लेवलिंग दैट पॉलिटिशियंस क्लेम। ये एक बहुत ही घिसी पिटी सी बात है, बहुत ही नॉट ओरिजिनल, नॉट इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी एक स्टिल पोटेंट मीन्स स्टिल पावरफुल है जो पॉलिटिशियंस के द्वारा क्लेम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द क्लेम हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और ये जो पॉलिटिशियंस के द्वारा ये क्लेम किया जाता है, ये जो क्लेम है ये एक संदर्भ में एक स्पेसिफिक मीनिंग रखता है, एक खास मीनिंग रखता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और ये मीनिंग ये है कि एज मिस्टर धनखड़ हेल्स फ्रॉम द जाट कम्युनिटी, हम लोगों को पता है कि जो मिस्टर धनखड़ है वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लैंड ओनिंग डोमिनेंट कास्ट इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश एक ऐसा कम्युनिटी जिसके पास लैंड ओनिंग हो, अपना जमीन हो, और वो जाट कम्युनिटी के हों। द कम्युनिटीज स्टिफ रेसिस्टेंस वाज एमंग द रीजन्स दैट फोर्स द सेंटर टू विड्रॉ द फार्म लॉज इन 2021। कम्युनिटी, ये इसी कम्युनिटी के द्वारा 2021 में जो 3 फार्म लॉज बीजेपी के द्वारा लाया गया था उसका स्टिफ रेसिस्टेंस किया गया था, और ये बीजेपी को बाध्य किया था, कॉम्पेल किया था, बीजेपी को फोर्स्ड किया था उसको वापस लेने में। तो द कम्युनिटीज ऑफ स्टिफ रेसिस्टेंस मीन्स जाट कम्युनिटी जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हैं, उनका जो स्टिफ रेसिस्टेंस था, जो प्रतिरोध था, बाज एमंग द रीजन्स, ये रीजन्स इसी रीजन्स में से है जो फोर्स किया, जो बाध्य किया किनको, सेंटर को, केंद्र को, टू विड्रॉ, वापस लेने में द 3 फार्म लॉज इन 2021। आगे बढ़ते हैं। A considerable segment of Jat had stayed with the BJP in this year's assembly election in UP, and Mr. Dhankhar's elevation will strengthen the BJP hold over the community, particularly in his home state of Rajasthan that goes to poll in 2023. एक considerable segment है ना, कुछ fraction of segment जो जाट्स हैं वो बीजेपी के साथ इस इलेक्शन में, इस असेंबली जो इलेक्शन यूपी में हुआ, तो एक फ्रैक्शन ऑफ जाट कम्युनिटी जो था वो बीजेपी के साथ था। लेकिन जब मिस्टर धनखड़ नियुक्त हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेगा, मजबूती प्रदान करेगा बीजेपी का जो पकड़ है, होल्ड है, कहाँ, ओवर द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी पे, जाट की कम्युनिटी पे, पार्टिकुलरली राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और पार्टिकुलरली अगर खास करके देखा जाए तो राजस्थान में, क्योंकि जो मिस्टर धनखड़ हैं वो राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, उनका जो पैतृक होम है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पकड़ है, बीजेपी का जो दबदबा है, पार्टिकुलरली इन राजस्थान, इट विल बी स्ट्रेंथेंड इफ मिस्टर धनखड़ का नॉमिनेशन होता है वाइस प्रेसिडेंट के पद पे। और जो राजस्थान में इलेक्शन कहीं ना कहीं होने वाला है 2023 में, इट विल ऑल्सो द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, इफ इलेक्टेड, मिस्टर धनखड़ को अगर इलेक्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं 2023 में जो राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है उसमें भी उनको एलिवेशन मिलेगा, मदद मिलेगा। For the opposition, election to the post of president and vice president would have been an opportunity to advance its politics. अगर ऑपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अगर ऑपोजिशन के संदर्भ में देखा जाए, तो जो इलेक्शन ऑफ टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है, ये उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर प्रदान करता है ताकि जो पॉलिटिक्स है उसको ये एडवांस कर सकें। ऑन दैट काउंट मतलब अगर उस कनेक्शन से देखा जाए, किस कनेक्शन से, मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, अपोजिशन को एक अवसर प्रदान करता है कि वो अपने पॉलिटिक्स के, अपनी राजनीति को एक एडवांस वे में आगे बढ़ाए, अपने पॉलिटिक्स को एडवांस कर सके। तो उस कनेक्शन में अगर देखा जाए, ऑन दैट काउंट इट सीम टू हैव डन अ पुअर जॉब। तो जैसा उम्मीद किया गया था, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, वैसा नहीं हुआ है। मीन्स दे हैव डन अ पुअर जॉब, मीन्स अपना जो कर्तव्य है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं निभाया गया है। मिस्टर एल्वाज एंट्री ऑन टू द सीन इज अनलाइकली टू मूव द नीडल फॉर अपोजिशन पॉलिटिक्स इन एनी इम्पैक्टफुल मैनर। मिस्टर एल्वा का एंट्री होता है, मीन्स ये अनाउंस किया जाता है कि शी विल बी द कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द कांग्रेस। ओके, तो ये जो एंट्री हुआ है मिस्टर एल्वा का,
ऑन टू द सीन इज अनलाइकली टू मूव द नीडल। एक ऐसा चेंज है ना, एक ऐसा काम किया गया है जो ये दर्शाता है कि नोटिसिएबल है ही नहीं, है ना। मूव द नीडल फॉर अपोजिशन पॉलिटिक्स मीन्स जो ये मूव है ये पूरी तरह से क्या है, पावरफुल नहीं है, पूरी तरह से क्या है, नोटिसिएबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी लाइक द पोजीशन कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट यशवंत सिन्हा, जो मिस्टर एल्वा हैं वो लाइक द पोजीशन कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट यशवंत सिन्हा इज अ फोर्सफुल स्पीकर बट डज नॉट मोबिलाइज एनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। मार्गरेट एल्वा जो हैं, ठीक यशवंत सिन्हा जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं पोजीशन का, उसी के तरह एक फोर्सफुल स्पीकर तो हैं, लेकिन ये किसी खास और किसी बड़े समुदाय को, है ना, क्या करती है, मोबिलाइज नहीं कर पाती है, बड़े समुदाय को, किसी खास समुदाय को एकजुट नहीं कर पाती है। सी कम्स फ्रॉम कर्नाटका, हमको पता है कि मिस्टर एल्वा जो है कर्नाटका से बिलोंग करती है। ए स्टेट दैट गोज टू द पोल नेक्स्ट ईयर, एक ऐसा स्टेट जो जिनका पोल होने वाला है कब, नेक्स्ट इलेक्शन में, नेक्स्ट ईयर में। बट देयर इज लिटिल दैट हर कैंडिडेसी विल कॉन्ट्रीब्यूट, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है उनका जो कैंडिडेसी है दैट विल अफेक्ट वेरी लिटल, है ना, मीन्स उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, दैट contribution is unnoticeable, that contribution would be unnoticeable to the Congress in the state or opposition politics is a general at a national level, है ना। मतलब she comes from कर्नाटका, कर्नाटका से बिलोंग करती है। ये स्टेट एक ऐसा स्टेट दैट गोज टू पॉल नेक्स्ट ईयर, जहाँ पे नेक्स्ट ईयर पॉल होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। बट देयर इज लिटिल दैट हर कैंडिडेसी विल कॉन्ट्रीब्यूट, लेकिन उनका जो कैंडिडेसी है दैट इज नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कांग्रेस, ना तो कांग्रेस को इन द स्टेट, ना स्टेट में कांग्रेस को कंट्रीब्यूट करने वाली है, और अपोजिशन पॉलिटिक्स इन जनरल एट नेशनल लेवल, और ना ही नेशनल लेवल पे अपोजिशन को कंट्रीब्यूट करने वाली, मीन्स अपोजिशन को भी कुछ उससे फायदा होने वाला नहीं है, अपोजिशन को भी कहीं ना कहीं वो हार्म नहीं करेगी। जब उस कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, दे आर नॉट गोइंग टू हार्म एनी वे। एज इट स्टैंड्स मिस्टर धनखड़ इज ऑल सेट टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। अब अगर देखा जाए जो अभी सिनेरियो चल रहा है, तो उससे यह पता चलता है कि जो मिस्टर धनखड़ हैं उनका वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट होना, ये क्या है, सेट है, सब चीज तय है। ओके, ऑल्सो हु इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हैं। टू ऑफिसेस दैट रिक्वायर ऑक्यूपेंट टू बी अनफेलिंगली नॉन पार्टीजन, दे आर एक्सपेक्टेड टू एडहियर टू रूल्स। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो रूल्स है उसको एडहियर करेंगे, है ना, उसका पालन करेंगे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द वन हैंड, एक तरफ अगर देखा जाए तो दे आर गोइंग टू एडहियर द रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एक जगह एक तरफ अगर देखा जाए तो जो संविधान है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत में है, उसको एडहियर करेंगे। ऑन द अदर हैंड इनोवेट टू इंश्योर अ स्मूथ रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो जो रिलेशंस हैं, किनके बीच का जो रिलेशन है, तो गवर्नमेंट जो सरकार है और जो अपोजिशन है, तो उनका जो रिलेशन है उसको स्मूथ करेंगे। ये सुनिश्चित करना भी उनका कर्तव्य रहेगा, उनका ड्यूटी रहेगा। मिस्टर धनखड़ शुड स्ट्राइव टू बिल्ड बेटर रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। मिस्टर धनखड़ जो है उनको स्ट्राइव करना चाहिए, है ना, उनको मेहनत करना चाहिए। किस लिए? टू बिल्ड बेटर रिलेशन, जो रिलेशंस हैं, जो संबंध है गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में, उसको बेटर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। एंड टू अपहोल्ड द ऑनर ऑफ द अपर हाउस, और जो अपहोल्ड करना उनको है, मीन्स जो ऑनर है ना, उसको अपहोल्ड करना है, उसको मेंटेन करना है अपर हाउस का। देयर इज ए ट्रांजिशन दैट ही माइट स्ट्रगल, जो एक ट्रांजिशन है, जो बदलाव है, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनको संघर्ष करना पड़ेगा टू इफेक्ट, इसको प्रभाव में लाने के लिए, इसको प्रभावित करने के लिए। गिवन दैट टेम्परामेंट ही डिस्प्लेड, किसको लेकर? तो जो टेम्परामेंट उन्होंने डिस्प्ले किया है, जो दिखाया है, उसको लेकर सो फार अभी तक जो टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो धनखड़ हैं, जो जगदीप धनखड़ है, उनको ये इस बदलाव को अडेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। एज ही स्टेप्स इनटू ए न्यू नेशनल रोल, जैसे ही वह एक न्यू नेशनल रोल में, जैसे ही वह एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, कैंडिडेट के तौर पे इलेक्ट होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, तो उनको इस बदलाव को लेकर उनको क्या होगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनको स्ट्राइव करना पड़ेगा कि बीजेपी और जो अपोजिशन है उसका संबंध में कहीं ना कहीं सुधार हो सके। उनको एक तरफ जो रूल्स हैं, जो संविधान है, उनको भी बचाना होगा, उनको भी अपहोल्ड करना होगा, मेंटेन करना होगा, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो इनोवेट करना होगा, जो रिलेशंस है उसको भी, उसमें भी सुधार करना पड़ेगा, जो रिलेशंस बीजेपी मीन्स जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है। तो आज का आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है, और आपके से ये क्वेश्चन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो हेड ऑफ द अपर हाउस है, तो ये प्रावधान जो है हम कहाँ किस संविधान से लिए हैं, यानी कि जो फॉरेन सोर्सेस है वो क्या है, यहाँ आपको बताना है। और इसी के साथ मैं इस आर्टिकल को आज यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। तब तक नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे
एक नए आर्टिकल के साथ और देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।